नॉर्मल मतलब अच्छे खासे थोड़े कम पैसे मिलते हैं, बट प्रोडक्ट्स तो सब में मिलते हैं। जिस भी प्रोडक्ट की आप प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, वो प्रोडक्ट्स भी आपको मिलती है। जी। रोहित जी, आवाज आ रही है तो स्टार्ट किए जाए। अभी तक आपके पास अगर पूछा जाए तो कितने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट है? अभी तक मैंने अराउंड 70 ब्रांड्स के साथ काम कर लिया है। अगर कोई हाई और ब्रांड होता है, कोई लोअर ब्रांड होता है, तो जो हाई ब्रांड वाले होते हैं मतलब वो कैसे आपसे मतलब कि उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? जो हाई ब्रांड वाले होते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? ओके, तो रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अच्छे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया था जिसका नाम है मदर स्पर्श। उनके अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट भी है और वो बहुत ही नामी जानी ब्रांड भी है, मतलब आज के टाइम पे। तो उनको मैंने कांटेक्ट किया था कि क्या आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके एंगेजमेंट रेट मांगते हैं। तो आप अपने इंस्टाग्राम का एंगेजमेंट रेट निकाल सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाकर टाइप करते हैं कैलकुलेट इंस्टाग्राम एंगेजमेंट रेट, तो उस पे उस ऐप से आपकी एंगेजमेंट रेट आ जाती है। तो मेरी अराउंड 6% थी, लोगों की 2, 3, 4 ऐसी होती है। तो जितनी अच्छी आपकी एंगेजमेंट रेट होती है, उतना ही ब्रांड आपके साथ काम करना चाहेगा। तो मेरी अच्छी खासी एंगेजमेंट रेट थी, तो उन्होंने मेरे को 3 महीने का ब्रांड कोलैबोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसमें पहले महीने के मैंने काम कर लिए हैं, जिसमें मेरे को शैम्पू, कंडीशनर, हेयर लेप, ऑयल वगैरह उन्होंने भिजवाया था। तो और वो प्रोडक्ट्स अराउंड 5000 रुपीज के हैं। तो उसके वो मेरा फायदा हुआ एक तो, और उसके साथ मैंने काम किया तो एक वेरीफाइड अकाउंट है, नामी जामी कंपनी है, तो उससे मेरे को भी फायदा हुआ कि फ्यूचर में मुझे और अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने को मिलेगा। कुछ इंस्टाग्राम से यूजर्स होते हैं, देखा जाता है कि उनका अच्छा खासा लाइक्स और व्यूज आता है, शेयर करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता नहीं होता, इन्फ्लुएंसर की जानकारी नहीं होती है। तो वो कैसे जानेंगे कि हम मतलब ऐसे करके हम भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं? मेन सवाल यहाँ पे होती है कि सब तो लाइक शेयर और इतने ही रील्स में रहते हैं, लेकिन मेन मतलब कि मेन चीजें जो होती हैं जिससे कि कांटेक्ट करना, तो कांटेक्ट कैसे होंगी? ओके, उसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो भी आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप डांस सिखा रहे हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, आप रेसिपी बना रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे ऑडियंस को वैल्यू मिले। अगर आप कुछ भी ऐसे वही कुछ भी करेंगे तो ऑडियंस तो आपको आपके इंस्टाग्राम को देखेगी नहीं। तो जो भी आप कर रहे हैं उससे अगर सामने वाले को वैल्यू मिल रही है, तो वो ऑब्वियसली आपको रेस्पॉन्स देगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, कांटेक्ट करेगा। ठीक है? तो कांटेक्ट करने की बात है तो उसमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप सपोज आजकल मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर का फूड ब्लॉगिंग से मैं आगे बढ़कर अब लाइफस्टाइल, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग सब कुछ डालती हूँ, जो मैं हमेशा जो और भी चीजें मैं करती हूँ। स्टार्टिंग मैंने फूड ब्लॉगिंग से करी थी, तो मैंने देखा कि ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिर मैंने पेंटिंग भी डालना शुरू किया तो वो भी पसंद आने लगी। फिर मैं वेस्ट चीजों से आर्ट एंड क्राफ्ट बनाती हूँ, तो वो भी लोगों को पसंद आ रही है। फिर लाइफस्टाइल वीडियो, ट्रैवल वीडियो, फोटोग्राफी, मतलब मैं जो भी क्रिएटिविटी करती हूँ मैं वो डालती हूँ। तो उससे रिलेटेड ब्रांड्स जो है उनको आप ईमेल कर सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, और वहां पर वो आपको रेस्पॉन्स देते हैं, वो आपको रिप्लाई देते हैं। अगर वो आप में इंटरेस्टेड हो तो वो रिप्लाई देते हैं। फिर वो आपको बोलेंगे ये रहा मेरा नंबर, आप मेरे से कांटेक्ट करिए, या ये रही मेरी ईमेल आईडी, आप मेरे को मेल भेजिए, या आप अपना इंस्टाग्राम रेट बताइए, या आप बताइए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। वो ब्रांड पे वेरी करता है कि उन्हें क्या चाहिए। जी, बात सही है। और कहीं न कहीं ऐसे कई लोग होते हैं कि जो लगातार जो है अच्छे-अच्छे पोस्ट डालते हैं, अच्छे से अच्छी काफ़ी मेहनतें करते हैं, लेकिन उनकी व्यूज़ नहीं आती है, उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं। वो ऐसा क्या मोटिवेशन करे कि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइक भी जुड़ सके और जो है इन्फ्लुएंसिंग क्या वर्क कर सके? जैसे कि मैंने कहा कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सामने वाले को कुछ वैल्यू दे, उससे उसको कुछ सीखने को मिले, कुछ नया मिले। अब जैसे कि सिंपली आप समझ लीजिए कि एक पराठा ही बनाना है,
तो नॉर्मली आम लोगों को पता है पराठा कैसे बनता है, तो वो आप ही के पेज, आप ही के यूट्यूब चैनल को क्यों देखेंगे? तो आप उसमें अगर कुछ यूनिक कर रहे हैं, जैसे कि आपने 1 मिनट में पराठे बना दिए, कुछ यूनिक तरह से बनाए, कुछ अलग टेस्ट से बनाए, कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखाई, तो यूनिकनेस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके काम में यूनिकनेस है, तभी ऑडियंस आपकी तरफ आएगी। अगर आप भी वही चीज़ कर रहे हैं जो लाखों लोग और कर रहे हैं, तो फिर उसमें ऑडियंस को तो समझ ही नहीं आएगा कि हम किसका पेज देखें, किसका नहीं देखें। वो ऑलरेडी जिसको फॉलो कर रहे हैं उन्हीं, आप नए आए हो, आपको क्यों फॉलो करेंगे जब वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बट आप अगर कुछ यूनिक चीज़ दिखा रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, ऐसा कुछ दिखा रहे हो जिससे उनको वैल्यू मिल रही है, उनको नया सीखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपके पेज पर आएँगे, आप देखेंगे, आपको समझेंगे। जी, ऐसा कई बार होता है कि लोग ट्राई तो करते हैं और आफ्टर सम टाइम जैसे वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उनसे काफ़ी जो है चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिलता है कि लोग देखते हैं, चाहे कई बार जो है लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, तो वो लोग क्या सर करें? कि वो लोग कैसे जो है लोगों को रुझान अपने तरफ करें? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल का जो दौर है वो कॉम्पिटिशन का दौर है। आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाइए, आपको कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन मिलेगा। आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बात करिए तो ऐसे हज़ारों लाखों इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। आप डांसर की बात करिए, कंटेंट क्रिएटर की बात करिए, डिजिटल क्रिएटर की बात करिए, किसी भी फ़ील्ड में आपको कॉम्पिटिशन तो है। तो जो नॉर्मल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कर रहा है, उससे आप ज़्यादा करिए, तो आपको उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप समझ लीजिए मेरी बात, मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। मैं स्टडी भी कर रही हूँ और मैं मैरिड हूँ, तो मेरे को घर भी सँभालना है। फिर मेरा फुल टाइम स्टडी चलता है, ऐसा नहीं है मैं वर्क पार्ट टाइम कर रही हूँ। तो फिर जो भी मुझे इंस्टाग्राम के काम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 दिन डाला, अगले दिन नहीं डाला, अरे 2-3 दिन बाद डाल देंगे, नहीं। मैं रेगुलर रहती हूँ, चाहे मेरे को रात को 2 बज जाए, 3 बज जाए, मुझे अगले दिन क्या पोस्ट करना है, ऑडियंस के लिए क्या प्रेज़ेंट करना है, क्या करना है, मैं वो करती हूँ। भले 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए। तो ये मुझे दूसरों से डिफरेंट बनाता है कि मतलब मैं, जो मेरी ऑडियंस है, वो तो मेरे लिए एक्सपेक्ट कर रही होगी अगले दिन कि हाँ, आज कुछ नया आएगा, आज कुछ नया मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो मेरे पेज पर आएगी। बट जो ऐसे है कि हाँ, अच्छा डाल रहे हैं, अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, बट सब वीक में 1 दिन डाल रहे हैं, महीने में 2-3 डाल दिया, कभी मन किया तो 4-5 डाल दिया, वरना नहीं डाले। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंट रहेंगे उस फील्ड में, आप लगे रहेंगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जी, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सिंपल सा कोई वीडियो शूट श्वेता किए, जी, मैं उसको डाल दिए, लेकिन उन्हें काफ़ी जो है दर्शकों को लुभाने लगता है, व्यूज़ आ काफ़ी जो जाते हैं। लोगों को है पसंद आता है। हाँ, उसके पीछे एक ट्रिक है, मैं आपको बताना चाहूँगी। वो ट्रिक ये है कि इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स ट्रेंडिंग बहुत ही चलते हैं। जैसे कोई भी सॉन्ग आया या कुछ भी ट्रेंड आया, तो वो लोग उसके हैशटैग्स बन जाते हैं और पूरा जो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है, वो हैशटैग्स पे ही चलता है। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी एक सॉन्ग अभी फेमस चल रहा है और बहुत ही लोग सारे उसको यूज़ कर रहे हैं, सभी बना रहे हैं, सभी रील्स बना रहे हैं, तो उसपे अगर आपने भी रील्स बना दी, तो आपके भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएँगे। क्योंकि वो अभी ट्रेंडिंग में है, उसका हैशटैग यूज़ हो रहा है, तो उस हैशटैग को डालकर लोग सर्च करने गए, वो सॉन्ग को डालकर, तो उसमें आपका भी आ जाएगा, तो आपको उस जी। तरह से व्यूज़ मिल जाते हैं। रोहित जी, रील्स में और ये मतलब कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स में क्या डिफरेंसेस है? मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि मैं भी बताता हूँ कि मैं भी रील्स पोस्ट करता हूँ, या अगर कोई भी पोस्ट रील्स करता है, वायरल हो जाता है, लाइक्स भी आते हैं, लेकिन जो लाइव मतलब कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसमें क्या डिफरेंसेस है और रील्स वाले में क्या डिफरेंसेस है? थोड़ा इसको बताइए। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का व्यूज़ और लाइक्स से ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर मान लेते हैं कि आपके 10,000 भी व्यूज़ आ गए रील्स पे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वो है, जो एक्चुअल में ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ, प्रोडक्ट रिव्यू सही दे रहे हैं, सही ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और वो रियल चीज़ें जो वो एक्चुअल में कर रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बहुत सारे लाइक्स व्यूज होते हैं, बट वो किसी ब्रांड्स के साथ काम नहीं करते हैं, उनके थ्रू लोगों को कोई नॉलेज नहीं मिलती है।
तो ये डिफरेंस होती है। वो सिंपली अपने लिए डाल रहे हैं, वो कुछ काम के लिए नहीं डाल रहे हैं, वो अपने शौक के लिए डाल रहे हैं, तो वो नॉर्मल रील्स बनाते हैं, पोस्ट कर देते हैं। बट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक मोटिव लेके चलते हैं। जैसे कि मैं ही अभी कर रही हूँ, तो मैं ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू डालती हूँ, उस पे रिसर्च करती हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसी है, किस टाइप के लोगों के लिए अच्छी है या उतनी अच्छी नहीं है। तो उस पे रिव्यूज डालना, रिसर्च करना, कंपनी से बात करना, फोटोज खींचना, क्रिएटिविटी करना, वीडियोस को अच्छी तरह से बनाना, प्रोडक्ट से रिलेटेड फोटो खींचना। सपोज अब जैसे कि मेरा अगर आप इंस्टाग्राम पेज देखेंगे, इंस्टाग्राम मेरा पेज नाम है श्वेताज आर्टिविटीज। तो अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक पोस्ट से रिलेटेड बैकग्राउंड सीनरी मिलेगी आपको। लाइक अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मामा अर्थ का किया है, मदर स्पर्श का किया है, तो अगर मैंने मदर स्पर्श का किया है तो आप देखेंगे कि मेरी वो जो फोटो रहेगी वो रिलेटेड रहेगी उस टॉपिक से। मामा अर्थ का किया है तो उसमें अर्थ आया, नेचर आया, तो मैंने नेचर को बैकग्राउंड लेके फोटो क्लिक करी है। आप देखेंगे अगर एक कोई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड मैंने फोटोज खींची है, तो ये इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत क्रिएटिविटी लगती है, और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। रील्स तो लोग अपने शौक के लिए बनाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का काम म्यूचुअल होता है। आप भी ब्रांड को उतना फायदा देते हैं, ब्रांड भी आपको उतनी फायदा देती है। ये डिफरेंस है। थोड़ा इसको बताइए कि लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर आप भी हैं, मतलब कि लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर भी आप करती हैं, तो ये लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर लोग कैसे कर सकते हैं कि वो लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर के साथ बहुत सारी चीजों कर पाए, अपना लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ा हाँ, सके? पर्सनालिटी होती है लेकिन लाइफ स्टाइल नहीं हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर में आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। फूड ब्लॉगिंग में सिर्फ जैसे आपका फूड से रिलेटेड हो गया, डांस का डांस से हो गया, बट अगर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं तो आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल में आप क्या यूज करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब चीज इंक्लूड हो जाती है। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनने से फायदा ये है कि आपको हर तरह के ब्रांड्स के साथ काम करने को मौका मिलता है। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ फूड ब्लॉगिंग पे ही स्टिक रहती, तो मुझे लाइक मसालों की, ये सब चीजें, ड्रिंक्स की, कोल्ड ड्रिंक्स की, चिप्स की, वेफर्स की, ये सब के ब्रांड से कोलैबोरेशन आ रहे थे। बट जब से मैंने लाइफस्टाइल का शुरू किया तो मेरे को हेयर प्रोडक्ट्स, जो हेयर प्रोडक्ट्स की कंपनी है, स्किन केयर के रिलेटेड, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, घर पे यूज करने वाले सामान, मतलब सब कुछ आ जाता है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीते हैं। मतलब ये बहुत, मतलब मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी लोग बन सकता है। नहीं तो देखा जाता है कि आजकल जो है टिकटॉक का जमाना है, रील्स का जमाना है, स्नैक का जमाना है, मतलब उसमें सारे लोग, मतलब अगर मैं बात करूं 50% 60% लोग अधिकतर रील्स अपना कला दिखाने में लगते हैं, और कला दिखाते कहते कितना का कार्य ऐसे ही चला जाता है, कितना का लोग जान भी नहीं पाता है। तो एक अलग सा अनुभव है, एक अलग सा डिफरेंसेस हैं। और जैसे कि एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, आप शुरू में एक बताएं कि आप मैरिड हैं, आप घर का भी काम करती हैं और ये प्रोडक्ट का भी काम करती है, तो ये टाइम मैनेजमेंट की कैसे करती है? जो टाइम मैनेजमेंट होता है, सबसे अधिक टाइम मायने रखता है कि टाइम मैनेजमेंट, किसी भी इंसान के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपके लिए कितना मायने रखता है? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही, लाइक टाइम को मैं मनी समझती हूँ कि टाइम है तो वो मनी है। मतलब टाइम आपके हाथ से चला गया तो सब कुछ चला गया। अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपके पास वो विल पावर रहनी चाहिए। तो रही बात, मेरा जैसे कि मैंने बताया कि मैं रेगुलर स्टडी भी करती हूँ, मैं एमबीए कर रही हूँ। तो मेरा कॉलेज की टाइमिंग रहती थी 12 to 7। तो वो थैंकफुली पेंडेमिक और लॉकडाउन और कोरोना की वजह से अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। तो एक तो मुझे वो एडवांटेज मिल गया है कि वो टाइम को मैं यूटिलाइज कर पाती हूँ एक्स्ट्रा। और बाकी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर में ये आपको एक बेनिफिट होती है कि रेगुलर जॉब की तरह नहीं है। इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि मतलब आपको 8 to 5 जॉब करनी है, 10 to 5 जॉब करनी है। पूरे दिन है आपके पास, आप जब चाहे तब आप फोटो डालिए,
आप जब चाहे तब आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आप अपने काम करिए, ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करिए। उसमें कोई ऐसी टाइमिंग नहीं है कि आपको हाँ 10 बजे ही देना है, 11 बजे ही फ़ोटो डालनी है, 12 बजे ही डालनी है। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। वैसे घर बैठे लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी घर का काम करते-करते घर का काम निपटा कर फिर मैं अपना इंस्टाग्राम काम करने बैठ गई। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हाउसवाइफ्स वुमेन कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट्स जिनको पार्ट टाइम इनकम चाहिए, वो करना चाहते हैं, उनके पास कोई टैलेंट है, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप अपना टैलेंट शो करिए। आप अपने अपने आप को ग्रूम करिए, आगे बढ़ाइए, ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करिए। तो टाइम मैनेज हो जाता है अगर आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर कुछ करने की चाह है कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे कैसे भी करना है, तो प्रायोरिटीज़ रख के उस काम को आगे आप करना चाहते हैं और फिर साथ-साथ में बाकी काम भी हो जाता है। और थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, या तो आप अपने नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप अपने घूमने-फिरने पे कॉम्प्रोमाइज़ करिए। तो क्योंकि काम ज़रूरी है, काम ज़रूरी होना चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, वो सबको आनी चाहिए कि कैसे करें टाइम मैनेज, ताकि हम कुछ कर सकें अपने लाइफ में। जैसे श्वेता शर्मा अपने आप को अलग कैसे डिफरेंस देखती हैं? दूसरों से श्वेता शर्मा अपने आप को डिफरेंस कैसे देखती हैं? ओके, मैं दूसरों से अपने आप को डिफरेंट इसलिए समझती हूँ डिफरेंट तो नहीं, बट मैं अपने आप को उस लाइक डिज़र्व करती हूँ मैं, ये जो भी मेरे साथ हुआ, लाइक अच्छा खासा मुझे फॉलोवर्स मिले, अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छा काम मिला मुझे, तो मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ। मैं एवरीडे मेहनत करती हूँ, मैं कभी किसी दिन बैठी नहीं रहती कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं आज बैठ जाती हूँ। मैं उस दिन फिर कुछ और अपना आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी करती हूँ। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मेरी पढ़ाई भी साथ-साथ में चलती रहती है, मेरे को घर के काम भी चलते रहते हैं, सब कुछ चलते रहते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि मुझे क्रिएटिविटी करना बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, हार मान जाते हैं कि नहीं यार अब शादी हो गई, अब नहीं कर सकती, अब नहीं करना है, अब घर में बैठना है, नहीं पढ़ना, नहीं जॉब करना। तो मैं हार नहीं मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप डटे रहते हैं किसी चीज़ पर और आप मतलब लगे रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, तो ये मतलब तो आपको वो चीज़ मिल जाती है और वो मुझे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत वो चीज़ मिली है। और सबसे बड़ी बात मुझे सैटिस्फैक्शन मिली है कि जो क्रिएटिविटी मैं करती थी, वो आज मैं शेयर कर रही हूँ, लोगों को पसंद आ रही है, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और ये क्वालिटी मुझे दूसरों से थोड़ी अलग बनाती है। श्वेता जी, जब किसी भी लड़की की शादी होती है, श्वेता मतलब आता हूँ, किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो उसके उसको देखा जाता है कि घर के कामकाज में लगना पड़ता है, मतलब होमवर्क ज्यादा करना पड़ता है। देखा जाता है कि उनके अंदर जितना भी टैलेंट होता है, जो करना चाहती है, उनके मन में कुछ और बनना होता है, लेकिन वो बन नहीं पाती है। इसमें सबसे अधिक हस्बैंड का सपोर्ट होता है और पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। तो आपके हस्बैंड का कितना आपका सपोर्ट है कि आपके हस्बैंड आपके साथ कितना मजबूती के साथ खड़ा होते हैं? क्योंकि किसी भी कहा जाता नहीं कि कोई भी घर बनाने में एक आधार की जरूरत होती है, तो आपके पति का क्या रोल है इसमें? देखिए ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब एक बार लड़की की शादी हो जाती है, स्पेशली हमारे समाज में, हमारे इंडियन कल्चर में, तो उसको नए तरीके, नए रूल्स, नए घर के अकॉर्डिंग उसको एडॉप्ट होना पड़ता है। चाहे भले से वो कितनी भी टैलेंटेड हो, कितनी भी टॉपर हो, कुछ भी हो, उसको अपना घर तो सँभालना ही पड़ता है और सँभालना भी चाहिए। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि घर सँभालने के साथ-साथ, इन-लॉज़ को खुश रखने के साथ-साथ, हस्बैंड को खुश रखने के साथ-साथ, खुद को भी खुश रखना उतना ही ज़रूरी है। हमें खुद को नहीं भूलना चाहिए कि हाँ, हमने सास-ससुर को खुश कर दिया, हस्बैंड को खुश कर दिया, बट हम अंदर ही अंदर दुखी पड़े हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये वो। तो हमें अपने आप को भी खुश रखना ज़रूरी है और खुश रखने के लिए अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हस्बैंड की और इन-लॉज़ के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मेरे केस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं अभी पढ़ भी रही हूँ, तो मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ।
तो ऑब्वियसली इसमें सपोर्ट उनका है, काफ़ी सपोर्ट है, तभी मैं कर पा रही हूँ। और मैं अपना भी 100% देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ तो फिर मैं अपने इन-लॉज़ को या अपने हस्बैंड को या घर के काम को इग्नोर करूँगी कि नहीं अब तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। मैं अपनी तरफ से भी 100% देती हूँ, ये समझते हुए कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और जी मैं ये भी जैसा चाहूँगी कि कि जी, मैं ये जैसे कह सब रही कोई थी कि मैं कहता ये है चाहूँ कि जी, सब कोई कहता है कि हर एक व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन जब एक महिला आगे बढ़ती है, जब हर इंसान एक आगे बढ़ता है तो उसके पीछे एक आदमी का हाथ होता है। तो आखिर आप इतना आगे बढ़ी हैं तो आपके पीछे कौन खड़ा है? देखिए ये वाइस वर्सा होता है क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ तो अर्धांगिनी और हाफ हाफ हो जाते हैं ना, जी, जी। तो एक जी। दूसरे के हो जाते हैं। तो ये सेम प्रोसेस है कि अगर किसी आदमी के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ है तो ऑब्वियसली वाइस वर्सा है कि औरत के पीछे भी आदमी का हाथ होता ही होगा। जी, तो आपके पीछे किसका हाथ है? आप इतने जो है श्वेता जी, मैं सफलता भी पा अगर मैं चुकी है बात करूँ इतने कि समय के साथ, तो आप इसका श्रेय किसे मतलब कि श्रेय मैं दूँगी, मेरे इन-लॉज़ को भी दूँगी, मेरे हस्बैंड को दूँगी और मैं खुद को भी दूँगी क्योंकि उनका सपोर्ट भी रहा है और मैंने उतना 100% अपना काम भी करा है। सो जी, खुद को भी दूँगी, मेरे हस्बैंड को भी, इन-लॉज़ को भी, मेरे खुद के पेरेंट्स को भी कि वो भी मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप करो, आप बनाओ, आप डालो। तो सभी मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जान-पहचान के लोगों ने सबने बहुत एप्रिशिएट किया है, सबने बहुत मोटिवेट किया है। तो ये भी एक चीज़ है जो और आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको वो पुश अप देती है, पुश देती है। स्पेशली लेकिन आपके इन-लॉज़ और हस्बैंड्स का तो अ, सपोर्ट ज़रूरी है। श्वेता जी, अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की जिसकी शादी हो गई हो, वो करना चाहती हो, अगर मान के चलिए हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो कैसे अपने पेरेंट्स को अपने हस्बैंड को उस लायक सोचने पर मजबूर करे कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट जरूरी होता है। तो उनसे उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी कि उनको भी मतलब हस्बैंड और पेरेंट्स का सपोर्ट मिले? मैं तो पहले ये बोलना चाहूँगी कि वो बहुत ही क्लियर रहे कि उन्हें खुद क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि मेरी बात मैं करूँ तो मतलब मेरी जब शादी की बात हो रही थी, तो मैं बहुत ही क्लियर थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब करना है, मुझे कुछ करना है। तो आप क्लियर रहिए, आप बात करिए। अगर आपने बोला हुआ है अपने हस्बैंड से, इन-लॉज़ की कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, करना है, तो आप क्लियर हैं उनके साथ। तो बाद में शादी के बाद तो उनको पता होगा ये बात कि हाँ, इनसे मेरी बात हो चुकी है, इन्हें पढ़ना है, इन्हें हमें सपोर्ट करना है। तो ये चीज़ आप शादी के पहले भी कर सकते हैं कि हाँ, क्लियर बात करके। और अगर शादी हो जाती है और फिर वो नहीं मानते हैं तो आप अपना 100% दीजिए, आप हार मत मानिए कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं-नहीं तुम नहीं कर सकती या तुम्हें नहीं करना है, तो वो हार ना माने, वो करते रहे। ऐसा होता है कि आपको ऑब्वियसली जो लोग हैं, सारे लोग तो अच्छा नहीं बोलेंगे, सारे लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप करके दिखा दीजिए ताकि उनका मुँह बंद हो जाए जो आपको गलत बोलते हैं या आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं या आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप वैसा उन्हें कर दिखा दीजिए। आप कर दीजिए ताकि वो आपको बोल ही ना सके, वो क्या बोलेंगे? अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं तुम उस लायक नहीं हो, तुम पढ़ नहीं सकती, तो आप अपना रिज़ल्ट करके दिखा दीजिए। अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं तुम ये चीज़ नहीं बना सकती, नहीं कर सकती, तो आप करके दिखा दीजिए कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। फिर उनके पास कोई मौका नहीं रहेगा बोलने के लिए। जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको करना तो चाहते हैं और उनके घर वाले भी साथ देते हैं, लेकिन कई प्रकार से वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। कई आदमी की आर्थिक आवाज़ नहीं आ स्थितियाँ रही सही है? नहीं होती है और आर्थिक जी, कई आदमी की आर्थिक आपकी स्थितियाँ सही आवाज़ नहीं होती। स्लो हो गई है बहुत। जी, 1 मिनट। आवाज़ आ रही है अब आपको क्लियर? बहुत स्लो आवाज़ आ रही है। रोहित जी, आवाज़ मिल रही है?
जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, श्वेता कई जी, सारी महिलाएं हैं, करना चाहती हैं, परिवार साथ देता है, लेकिन कई जगह है कि वो किसी कारणवश पीछे रह जाती हैं, कहीं आर्थिक स्थितियां से, कहीं समय से, तो वो लोग क्या करें? आखिर उनको भी समय मिल सके, जो मतलब कि हर कोई साथ दे रहा है, उसके बावजूद वो पीछे रह जाती हैं। उस परिस्थिति में वो लोग क्या करें? हेलो। ओके, तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी कि अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ मुकाम पाना चाहते हैं, आप मेरी रियल मेरी में आवाज आ जो रही है मेरी? हेलो। सिर्फ बोलना नहीं करके जी जी, दिखाना आपकी चाहते आवाज आ हैं। रही है रोज जी। आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, हेलो। तो मैं ये कहना हेलो। चाहूंगी कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, आप हेलो। वाकई में डेडिकेटेड हैं उस चीज के लिए, तो आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी आवाज मिल रही है कुछ करना आपको? चाहते हैं हाँ हाँ, मिल रही तो है। हेलो। हाँ रोहित जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। हाँ, तो आजकल आजकल डिजिटल मीडियम का जमाना है। तो अगर आपके में टैलेंट है, आपके में विल है कुछ करने का, तो आप इस ऑब्वियसली आज के टाइम पे फ़ोन तो हर किसी के पास ही होता है। लाइक अगर बहुत ही पुअर फैमिली है, फाइनेंशियली वीक है, तो भी फ़ोन तो सबके पास रहता है। तो उस मीडियम से आप अपना कला, अपना टैलेंट दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। और उससे भी नहीं हुआ तो आप लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक मैं भी करती थी। मैं फाइनेंशियल रीजन की वजह से नहीं, बट मुझे अच्छा लगता था करना, तो मैं टीचिंग भी करती थी शादी के पहले, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना वगैरह वगैरह। तो आपके पास बहुत जी सारी मीडियम्स है आजकल इनकम करने के लिए। ऑनलाइन भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का काम भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको फाइनेंशियली कुछ कुछ एक्स्ट्रा मतलब नहीं है कि आपको बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर, खाना भी रोज सभी बनाते हैं अपने घर पे, तो उसकी अच्छी सी फोटो क्लिक करो, डालो, क्रिएटिविटी पेश करो, तो उसमें कुछ ज्यादा फाइनेंस का बात नहीं आता है। आप घर बैठे भी आजकल बहुत सारे मीडियम्स हो गए हैं कि आप कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। वो भी नहीं हुआ तो आप घर पे ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के डेट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं आज के डेट पे, आप जो करना चाहें। जी, बात सही है, और कहीं ना कहीं लोग प्रयास भी कर रहे हैं, और खासकर ये जो है आजकल सबसे अधिक महिलाओं के लिए सार्थक साबित हो रही है। सबसे ज्यादा इसमें महिलाएं भाग बढ़ चढ़ कर ले रही है। जी, तो जी। एक जी रोहित जी। जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एमबीए में पढ़ाई कर रही हैं, आप एमबीए के टॉपर हैं, तो कैसे टॉपर बनी? इसके पीछे कितना मेहनत था, कितना एफर्ट था? मेहनत बहुत ज़्यादा रहा है, एफर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ा है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अपने आप को दूसरों से अलग मैं हूँ, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तो ऑब्वियसली लाइफ के बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो हाँ, बोल रहे मेरे हैं। क्लास में जो भी लड़कियां हैं वो अनमैरिड हैं, मैं मैरिड हूँ। मैं जहाँ पे पढ़ रही हूँ फिलहाल मैं गुजरात में हूँ, तो वहाँ पे सभी गुजराती हैं, मैं नॉन गुजराती हूँ। फिर जो भी स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड कॉमर्स है, मेरी बैकग्राउंड साइंस थी, हाँ मैं रोहित। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारी हर्डल्स आई हैं। पर स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल भी हुई, लैंग्वेज नहीं आती थी, गुजराती लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, कल्चर डिफरेंट है हमारे से, वीडियो कॉल में कॉमर्स की नॉलेज नहीं थी, साइंस स्टूडेंट हूँ मैं।
अकाउंट्स नहीं आता था, फाइनेंस नहीं आता था, अकाउंट्स का ए नहीं आता था, फाइनेंस का एफ नहीं आता था। लिटरली मैं स्टार्टिंग के डेज पे बहुत रोई भी हूँ। मैं अपने प्रिंसिपल टीचर्स के पास जाके बहुत परेशान रही हूँ कि सर मैं क्या करूँ, मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है। तो मुझे याद है मेरे प्रिंसिपल ने मुझे 11-12 की बुक थमा दी कि ये लो पहले 11-12 का पढ़ के आओ, फिर आवाज आ रहा बुक में। घंटी चलेगा। जी 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 जी। हाँ, तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास थोड़ा गई कि सर मैं क्या आवाज करूँ, आपका मुझे अकाउंट्स फाइनेंस तो आता नहीं है, क्योंकि मुझे उतनी कॉमर्स की नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे मेरे सर ने 11-12 की बुक्स थमा दी कि ये लो, इसको पढ़ो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं एज बीइंग मैरिड और सारा काम करते हुए और ऑनलाइन काम, ट्यूशंस भी मैं यहाँ भी पढ़ाती थी, वो सब करते हुए मैं सोच में पड़ गई कि मैं अभी 11-12 की बुक्स पढ़ने बैठूं, फिर बाद में मैं अपने एमबीए के कब पढ़ूंगी। फिर भी मैंने बहुत बहुत कोशिश की, अगर पूरी रात जगनी पड़ जाए तो मैं पूरी रात जग के पढ़ लूं। इतना भी मैंने किया है। अगर मुझे टाइम नहीं मिला है पढ़ने का, तो अगर पूरी रात जगनी पड़ जाए तो पूरी रात जगो, कुछ भी करो। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। और मुझे पढ़ना अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से टीचर्स का भी सपोर्ट था कि हाँ स्टूडेंट अच्छी है, उसको पढ़ने की चाह है। हमारे कॉलेज में गुजराती में पढ़ाते थे, इंग्लिश मीडियम है तो भी गुजराती लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैंने बात की तो मेरे टीचर्स मेरे लिए इकलौती, मैं हिंदी वासी बोलते हैं यहाँ पे, हिंदी भाषी स्टूडेंट थी। मेरे लिए वो लोग हिंदी में थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किए, हिंदी इंग्लिश में बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। बट फाइनली अभी 4th सेम में आ गई हूँ, और इस बार हाँ मेरा 98.8 SPI आया है, और कॉलेज टॉपर में हूँ और यूनिवर्सिटी टॉप 3 में भी हूँ। तो कॉलेज भी खुश है मेरे, मैं भी खुश हूँ, सभी खुश है। लेकिन मेहनत बहुत लगती है, जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है, स्पेशली फॉर अ वुमन। औरत के लिए इतना आसान नहीं होता है। बहुत बार ऐसा जो भी ऐसा आपकी टाइम जो आया है कि नहीं, टीचर्स छोड़ होती देती हैं हूँ, हार मान जाओ, नहीं हो पा रहा है, कैसे करूँ, इतना सब कुछ कैसे करूँ। बहुत बार ऐसा पॉइंट आया है कि ऐसा लगा कि छोड़ देती हूँ, क्या हो गया। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा, आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड अच्छा खासा वो जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है पढ़ने की, आपको क्या जरूरत है जॉब की। बहुत लोगों ने बोला भी है, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है थोड़ा बहुत कि क्या पढ़ पाएगी, या फिर लाइक क्या जॉब करेगी, है बहुत ऐसे। तो वो सब चीजें मेरे माइंड में थी कि नहीं नहीं, मुंह से नहीं बोलना है कि हाँ मैं पढ़ूंगी, मैं दिखा सकती हूँ, मैं कुछ कर, मुंह से नहीं बोलना है, करके दिखाना है। तो आज मुझे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आज रिजल्ट बोलता है, काम बोलता है। जो क्रिटिसाइज करते थे अब क्रिटिसाइज करते थे तो अब वो अच्छा बोलते जो हैं, अच्छा क्रिटिसाइज अच्छा कर बोलते रहे हैं हैं। वो अब उनका क्या जवाब रहता है? कुछ नहीं, अब कुछ बोल नहीं सकते ना। मैंने वही कहा, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने यही दिया था कि अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं मान रहा है कि नहीं तुम नहीं पढ़ो, तुम उस लायक नहीं है, तो उसे करके दिखा दो, उसे करके दिखा दो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान इंफीरियर नहीं होता है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है कि वो कुछ करके कुछ आगे बढ़ सकता है, वो कर सकता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो बेकार है या वो कुछ नहीं कर सकता है। और हमें कभी भी दूसरों को नीचा नहीं समझना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर कुछ कोई यूट्यूब चैनल खोल रहा है, इंस्टाग्राम का काम स्टार्ट कर रहा है, छोटा बिजनेस खोल रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, छोटे स्तर पे वो कुछ भी कर रहा है, तो उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। उससे उसको मोटिवेशन मिलती है, वो आगे बढ़ता है। हमें नहीं पता होता कि किसकी अच्छी कही हुई बात हमारे दिलों में कितने दिनों तक रहती है, वो बात हमें कितना मोटिवेट करती है।
तो चलिए श्वेता जी, अभी आपको और कितना स्ट्रगल करना है, मतलब और आपको क्या मुकाम हासिल करना है? क्या एमबीए करके जॉब करना है कि अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का काम तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, जो वो मेरा हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हूँ, मुझे क्रिएटिविटी करना अच्छा लगता है। मैं अभी भी वेस्ट बॉटल्स लेके ही बैठी थी कि मैं अब इसका वास बनाऊंगी, डालूंगी करके। तो क्रिएटिविटी तो मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो चलता रहेगा। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का काम चलता रहेगा, वो स्टॉप नहीं होगा। बट सिंस मैंने बचपन से बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मैं बहुत ही एम्बिशियस हूँ। मुझे करना है तो एक फुल टाइम जॉब मुझे करना है। वो एमबीए के बाद मेरी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, तो उससे रिलेटेड मुझे एक फुल टाइम जॉब तो करना ही करना है। बाकी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का काम तो वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, क्योंकि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं अपना क्रिएटिविटी शो कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। लोग इंस्पायर होते हैं, कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें कुछ सीखने को मिलता है, वगैरह वगैरह। तो वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप पूर्व में न्यूज़ एंकर भी रही हैं, मतलब मीडिया फील्ड से जुड़ी है, मतलब हम लोग तो अभी आवाज हम लोग भी बहुत मीडिया फील्ड से बहुत जुड़े स्लो हैं, तो आवाज आ मीडिया रही है फील्ड में आपकी। मतलब रोहित जी, आपकी आवाज हेलो, बहुत स्लो आ रही है। आवाज जा रही है मेरी? जी, हाँ, क्लियर आ बहुत रही स्लो है। आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? आ रही है बट बहुत स्लो आ रही है। थोड़ा सा लाउडली साउंड हेलो, में बोलेंगे रोहित जी? आवाज आ रही है अब? जी, हेलो, लाउडली साउंड में। हाँ, हाँ। बेटर है। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अभी बेटर है। जैसे मैं पूछ रहा था कि आप पूर्व में मीडिया फील्ड से जुड़ी हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? न्यूज़ चैनल आ, में भी अगर काम, अगर शायद सुनने में आता है कि की हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा हाँ रहा? हाँ हाँ। ओके, तो मेरा होम टाउन गुवाहाटी है, गुवाहाटी असम। मैं वहाँ पर ब्रॉट अप हुई हूँ, मैंने सारी अपनी पढ़ाई गुवाहाटी में करी है। तो वहाँ पर जब मैंने क्लास 10 पास किया, मैंने अपना मैट्रिक एग्जाम खत्म किया। तो मैट्रिक एग्जाम खत्म होने के बाद 3 महीने फ्री मिलते हैं। तो वो 3 महीने में मैंने सोचा कि क्यों फ्री बैठे। तो एक तो मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी, जो मेरे से छोटे बच्चे थे। ऑब्वियसली क्लास 10 बहुत छोटा होता है, बट उससे भी छोटे बच्चों को तो आप पढ़ा ही सकते हैं। और मेरे पास आ भी रहे थे कुछ ऑफर्स की, छोटे बच्चों की पढ़ा दीजिए। मैंने फर्स्ट इनकम मेरे क्लास 10 के बाद करी है, मैंने तब से शुरू कर दिया था। अलोंग विद दैट जब मैं क्लास 11 में गई, 12 में गई, तो मैंने साइंस लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट मेरे को आर्ट्स की तरफ, मीडिया की तरफ भी अट्रैक्शन था। साइंस मेरे पापा की विश थी कि मैं साइंस लूँ, साइंस में आगे बढ़ूँ, तो मैंने साइंस चूज किया। और लेकिन मुझे आर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट था, जो कि बहुत ही रेयर होता है। एक साथ दोनों तीनों, कॉमर्स आर्ट साइंस तीनों में इंटरेस्ट रहना बहुत ही रेयर चीज है, लेकिन मुझे था। तो सिंस मैं अभी साइंस पढ़ रही थी, तो उस टाइम भी प्रैक्टिकल्स करने होते थे, वगैरह वगैरह, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी मैंने एनजीओ ज्वाइन किए थे, उस एनजीओ ज्वाइन किए थे। और जो हमारे मैंने फिजिक्स से ऑनर्स से बीएससी किया हुआ है, तो जो हमारे प्रिंसिपल थे, एचओडी थे, उन्होंने भी देखा था कि हाँ श्वेता बहुत एक्टिव है, इसको ये सब सोशली ये सारे काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने भी जो भी इवेंट्स होते थे, तो वो हमें बताते थे कि यहाँ पर ये इवेंट होने वाला है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो आप करो। तो एनजीओ, 2-3 एनजीओ में मैंने काम किया है। फिर इवेंट जो ऑर्गेनाइज होते थे उसमें काम किया है। एंकरिंग मैंने स्टार्ट किया था, पहले तो स्कूल कॉलेज लेवल से स्टार्ट किया, जैसे फेयरवेल हो गया, फ्रेशर्स हो गया, टीचर्स डे हो गया, तो उसमें करते हैं एंकरिंग, उससे स्टार्ट किया। बट धीरे धीरे 2-3 बार न्यूज चैनल पे भी डिस्कशन टॉक शो के लिए बुलाया गया। 2-3 इवेंट भी वहां पर एक होस्ट किए थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था मुझे, एंकरिंग करना भी बहुत पसंद था। शेयर करना अपने व्यूज, बातें करना लोगों से बहुत पसंद था। तो एंकरिंग भी मैंने बहुत किया है गुवाहाटी में, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक। श्वेता सर, जी, आप हर मल्टी किसी के लिए टैलेंटेड एक अपना जो मतलब है चॉइस फील्ड होता है, तो इसमें आपकी चॉइस फील्ड क्या है?
सारे फील्ड्स में? हाँ। सारे फील्ड्स में वैसे तो मुझे सब कुछ एंकरिंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग, सब कुछ ही पसंद है, बट मेनली मैं ऑब्वियसली एमबीए करके एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में अपना जाना चाहूंगी, लाइक हो सकता है बैंकिंग सेक्टर हो, कॉर्पोरेट हो, वो अभी मुझे पता नहीं है अब, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो इतना फिक्स्ड मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस फील्ड में ही जॉब करूंगी, बट मैं अपने एमबीए से रिलेटेड जॉब करना चाहूंगी और बाकी चीजें जी, चलती जी। रहेंगी, क्योंकि मुझे बहुत विश है कि मैं अपना ओल्ड एज होम एक खोलूं, जब मैं किसी लायक हो जाऊं, तो मैं ओल्ड एज होम खोलूं जो मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, वैसा कुछ मुझे करने का है अंदर में, जो मैं करूंगी जब मैं एक सही मुकाम पे पहुंच जाऊं, तो वो मेरा एक विश है, वो मुझे करना है, वो करना है और जॉब तो करना ही है। जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हर आदमी का अपना एक जैसे क्षेत्र होता है, कोई सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, तो हर किसी का एक अपना क्षेत्र जो है चॉइस होता है। लेकिन इसमें आपकी जो बोलेंगे कि हमें ये सभी चीज़ें पसंद है, तो इसमें आपकी जो मेन जो इंटरेस्टेड है, वो कौन-सा क्षेत्र है? मैं अगर आपको सच बताना चाहूँ तो पहले तो मैं मीडिया में ही इंटरेस्टेड थी, क्योंकि जी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एंकरिंग भी करती थी, न्यूज़ जी, जी। चैनल्स पे टॉक शो करती थी। मीडिया था, बट सिंस मेरी शादी हो गई तो थोड़े से लिमिटेशंस एंड बाउंडेशंस तो हो ही जाते हैं, तो मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई मीडिया वाला चैनल, और हमारा ट्रांसफर यहाँ हो गया गुजरात, तो मेरे स्कोप जो है वो लिमिटेड हो गए। तो मैं जाना चाहती थी मीडिया में, बट मैं जा नहीं पाई। तो अब जो भी मेरे पास लिमिटेड स्कोप रहा, लाइक मेरे पास जो भी ऑप्शंस रहे, मुझे आगे पढ़ना था, तो मैंने एमबीए किया। तो अब एमबीए से रिलेटेड ही मुझे कुछ करना है, लाइक एमबीएस के लिए जो जॉब्स आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस के थ्रू भी मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते हैं, वो मुझे देना है और उस फील्ड में जाना है, या तो बैंकिंग या तो कॉर्पोरेट जॉब्स के जी, जी। फील्ड कहीं में। कहीं न कहीं आपकी फ़ील्ड जो है सबसे अत्यधिक आपकी झुकाव जो है न्यूज़ एंकरिंग की तरफ रहा है। तो अगर भविष्य हाँ, में वो चलकर कभी आपको न्यूज़ एंकरिंग का फिर से मौका मिले तो तो करना मैं ज्वाइन चाहेंगी? कर लूंगी। जी। तो मैं ज्वाइन कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पर भी श्वेता जी, ट्राई अधिकतर करती, देखा बट जाए कि यहाँ पे नीट प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज गुजराती है वो ज्यादा चलती है, तो जी, मुझे जी। गुजराती लैंग्वेज में बहुत ही परफेक्ट होना पड़ेगा, जो कि मैं अभी सीख रही हूँ, और थोड़ा बहुत सीख लिया है मैंने, तो मैं यहाँ पर भी शायद ट्राई कर सकती हूँ, अब देखिए क्या होता है। श्वेता जी, देखा जाए तो अधिकतर आपको नेचर से अधिकतर मतलब आप कैच करती है, नेचर से बड़ा प्यार रहता है आपको। तो और जैसे नेचर का आइडिया कैसा है कि नेचर बहुत जो भी पिक्स होती हैं आपकी काफी अच्छी होती है, यूनिकली होती हैं। तो नेचर का क्या रोल है आपकी लाइफ में? आप नेचर को काफी अच्छा से कवर करती हैं। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गुवाहाटी से हूँ, वहां पर ही हम ब्रॉट अप हुए हैं, पले बड़े हैं, तो वो मेरा नेटिव प्लेस है। तो जो गुवाहाटी है वो बहुत ही ग्रीन प्लेस है, मतलब वहां पे ग्रीनरी, पहाड़, पेड़ पौधे, नदियों से वो भरा हुआ है। तो मैं वैसे सराउंडिंग, वैसे माहौल में बड़ी हुई हूँ, वैसे माहौल में रही हूँ, मैंने देखे है बारिश, अक्सर ही बारिश होती है वहाँ, हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ नेचर रहता है। तो जस्ट बिकॉज मैं वहां पे रही हूँ, वहां मैं बड़ी हुई, मुझे बहुत इसलिए नेचर से मुझे लगाव है। जहां भी मैं जाती हूँ, नेचर मुझे मिल जाए तो मैं नेचर में फोटो करती हूँ, मतलब मुझे नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। जब आप दिल्ली में थी तो देखा जाता था कि दिल्ली तो कंजस्टेड जगह पे है, कंजस्टेड जगह है। दिल्ली जो है कंजस्टेड जगह है। जब दिल्ली में आप थी तो वहां पर ये सब मौका मिल पाता था? दिल्ली में जब मैं थी तो उस टाइम पर मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई थी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने का या इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ करने का, जबकि हालांकि तब भी मैं फूड रेसिपीज बनाती थी, क्रिएटिव चीजें करती थी, बट ये आइडिया दिमाग पर नहीं आया था। मैं फोटोज भी डालती थी, लेकिन मैं अपने प्राइवेट
इंस्टाग्राम पेज पर डालती थी, मैं पब्लिक पे नहीं डालती थी। तो मैं प्राइवेट पे डालती थी तो मेरे सिर्फ जो जान पहचान के लोग हैं, फ्रेंड्स और फैमिलीज देखते थे। ऑडियंस तो उसे देख नहीं पाती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये बूस्ट नहीं मिला मुझे पता नहीं चला कि हाँ ये लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि तब तक वो चीजें प्राइवेट थी। तो उस टाइम पे मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था, वहां पे मैं टीचिंग करती थी। तो इस तरह वहां पे मेरा टाइम स्पेंड हुआ दिल्ली में। आपको अक्सर आपके हस्बैंड के साथ फोटो देखा जाता है, और जैसे बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं कि वो बॉन्डिंग में रखते हैं अपने, मतलब आप अक्सर जो देखा जाता है कि बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं तो बहुत सारे बॉन्डिंग में रहते हैं कि तुमको ये नहीं करना, तुमको ये नहीं करना है। तो आपको हस्बैंड, मतलब कि कोई भी अगर हस्बैंड होता है तो देखा जाता है कि आप दोस्त बन के रहती है, और बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो दोस्त कम और थोड़ा अपन मतलब बॉस कल्चर को लेकर ज्यादा सोचते हैं, कल्चर को लेकर ज्यादा सोचते हैं कि देखिए इस वो भी कल्चर में रहो तो सही रहेगा, उस कल्चर। देखिए वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे कि जहाँ पे कल्चर को लेके बात हुई, अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए पहली बात तो। और कल्चर तो अगर आप जहाँ पे आपको अपना कल्चर शो करना है, आपके अपने फेस्टिवल्स हैं, अपना जो भी काम है वो आप कर रहे हैं अगर अच्छे से, तो हस्बैंड को क्यों प्रॉब्लम होगी। अगर आप इन लॉज के साथ है तो इन लॉज के साथ कैसे रहना है, रिलेटिव्स के साथ कैसे रहना है, दिवाली है, होली है, फंक्शंस है, शादी है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो पूजा पाठ है, वो सब अगर आप परफेक्टली कर रहे हैं और उसके बाद आप अपने हस्बैंड के साथ भी फ्रेंड्स के जैसे अच्छी बॉन्डिंग के साथ अच्छे से रह रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती जब अगर आप वहां पे डोमिनेंट हो जाते कि नहीं मैं आपका कल्चर एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं आपके कल्चर में जो हो रहा है मैं वो फॉलो नहीं करूंगी, मैं जैसी हूँ मैं सिर्फ वैसी रहूंगी। प्रॉब्लम वहां एराइज होती। अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं, उनको जो पसंद है वो भी कर रहे हैं, आप जहाँ पे जैसा रहना चाहिए, जहाँ पे जो करना चाहिए आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर को मान रहे हैं, तो फिर वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो खुश रहेंगे कि हाँ वो भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन भी है, मॉडर्न भी है, और अपना कल्चर को भी वैल्यू दे रहे हैं। एंड आई थिंक वही चीज बैलेंस करती है आज के टाइम पे। नॉर्मल आज के टाइम की जो भी औरतें हैं, ये चीज को साथ में लेकर चलती हैं कि हाँ हमें अगर कुछ करना है तो हम अपना पीछे का सब ना भूलें। अब जैसे कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि श्वेता शर्मा और कितना मुकाम हासिल करना चाहती है, मतलब कि और कितना मुझे आगे आवाज जाना नहीं आ चाहती है, रही है। श्वेता शर्मा और कितना आगे जाना चाहती है। हेलो, ओके। हाँ आवाज हाँ जा हाँ। रही है? हेलो, आगे आवाज जा मेरे आवाज जा रही है मेरे मेरी? लिए आगे बढ़ना इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे पैसे आ जाए या मतलब आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन जाए। आगे बढ़ने का मेरे लिए वो मतलब नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब मेरे लिए ये है कि जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं कर रही हूँ, उसकी उसको रेस्पेक्ट मिले, उसको वैल्यू मिले। जरूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर इंजीनियर बनकर ही मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं आगे बढ़ गई, मैं आगे हूँ, है ना। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको अगर लोग, आपके आसपास के लोग, अगर लोग उसको वैल्यू देते हैं, इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, और आपको भी उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको उससे खुशी मिल रही है, तो आप ये समझिए कि आप आगे बढ़ गए। तो मैं ये समझूंगी कि हाँ मैं आगे बढ़ गई हूँ, अगर उस चीज से मुझे सेटिस्फेक्शन और खुशी मिल रही है। मान लीजिए कोई भी, जैसे अब डॉक्टर इंजीनियर की बात की, कोई जो मतलब कि जो अभी पढ़ाई पीरियड में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि वो अपने एम को लेकर कितना टारगेट करें, मतलब एम को लेकर कितना सीरियस रहे? अक्सर एम को लेकर बहुत सारे लोग सीरियस नहीं रहते और टाइम वेस्ट करते हैं। इसमें दो दो बातें मैं बोलना चाहूंगी। एक तो लोग खुद उतने सीरियस नहीं रहते या वो क्लियर नहीं रहते कि उन्हें क्या करना है, और दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि उन्हें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलती है कि हाँ तुम ये करो या उस फील्ड में तुम्हें जाना है, तो फैमिली भी नहीं सपोर्ट करती है।
तो पहला केस में मैं ये बोलूंगी कि वो क्लियर रहे कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें जो पसंद है वो उसी फील्ड में जाए। अगर वो किसी और के कहने पे या माँ बाप के कहने पे अगर वो करते हैं तो उन्हें कुछ दिन ही वो कर पाएंगे, बाद में वो उस चीज से दुखी रहेंगे। अगर वो उनको जो पसंद है अगर वो करते हैं तो उसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो मैंने दूसरा पॉइंट बोला कि फैमिली को मतलब फैमिली का सपोर्ट रहना जरूरी है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मुझे मीडिया लाइन में जाना था, बट सिंस मेरे फादर ने एडवाइस दी कि नहीं साइंस ले लो, साइंस अच्छा होता है, साइंस से, तो मैंने उनकी बात सुन के साइंस ले ली। और जो मेरा वो जाना था, मैंने मतलब मुझे जो करना था वो मैंने किया नहीं। तो मैं ये सोच अभी भी सब ठीक है, सब मैं आखिरकार वही कर रही हूँ जो मुझे करना था। लेकिन फिर अगर मैं उस टाइम ही करती तो शायद आज अभी जो मैं हूँ उससे ज्यादा आगे रहती। सो इसीलिए आपको जो खुद करना होता है, आपके जो मन में होता है, आपको वो जरूर करना चाहिए। जी, और सबसे बड़ी यंगस्टर्स को चीज मैं ये यही है बोलना श्वेता जी। चाहूंगी कि जो आपको मन है आप बस वही करो, उसी फील्ड में जाओ, बोलने दो दुनिया जो बोलती है, लेकिन आप वो चीज ही करो। जी श्वेता जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के जो यूथ है उनको आप किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कीजिएगा? मैं जहां तक सोचती हूँ कि आज की जो यूथ है वो कहीं ना कहीं जो पहले के यूथ थी या हमारे टाइम के जो स्टूडेंट्स थे उनसे थोड़ी ज्यादा प्रिविलेज्ड है। मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी है, फोन है, डिजिटलाइजेशन है, फ्रेंड्स है, अच्छे स्कूल्स हैं, जिसके थ्रू आप टीचर से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट पे देख सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज है तो आप बात कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ऐसा भी एक टाइम था पहले जहाँ पे आप पूछ नहीं सकते किसी को, कहीं जाके सर्च नहीं कर सकते कि क्या करना है, इस फील्ड में जाना चाहो तो इस फील्ड में कैसे जाए। बट आज के जो यूथ है, अगर वो चाहते हैं वो चीज करना तो वो जाए, जाए सर्च करे, उस पे काम करे, उस फील्ड में आगे बढ़े, लोगों से बात करे, जो उससे रिलेटेड प्रोफेशन के लोग हैं उनसे बात करे, मतलब वो अपनी जान लगा दे जो उन्हें करना है उसमें, सबसे बड़ी क्योंकि चीज उनके ये है कि पास प्रिविलेज है अभी। आप यूथ को किस प्रकार से जो है इन्फ्लुएंस कीजिएगा? मैं इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करना चाहूंगी क्योंकि मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होकर भी, दूसरे स्टेट से होकर, दूसरा कल्चर से होकर, दूसरी जगह में आकर, दूसरे लैंग्वेज में, दूसरा माहौल में, दूसरे फील्ड में, दूसरे सब्जेक्ट में, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर अगर मैंने कर लिया तो आप भी, मैं इन्फ्लुएंसर का भी काम कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ। और पढ़ाई भी ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्मल ठीक ठाक पढ़ लिया पास हो गया, नहीं, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रही हूँ कि मेरे रिजल्ट अच्छे हो, मेरे मुझे नॉलेज अच्छी मिले। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो यूथ भी कर सकती है, आज की यूथ भी। हाँ प्रॉब्लम्स है, कॉम्पिटिशन्स है, वो तो रहेंगी, वो तो लाइफ टाइम रहेंगे, हर फील्ड में रहेंगी, लेकिन वो कर सकते हैं। श्वेता जी, इंस्टाग्राम पर सबको किसी ना किसी को फॉलो करता है, अपनी लाइफ में भी फॉलो करता है। तो आप सबसे अधिक किसे फॉलो करती हैं, इंस्टाग्राम पे या अपनी लाइफ में? मैं इंस्टाग्राम पे तो फॉलो नहीं करती हूँ ऐसे किसी को, बट एक मैं एक चैनल फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे चैनल है, उस चैनल का नाम है लिजी की। ठीक है, वो एक चाइनीज लड़की है, तो उसका मैं देखती, उसकी वीडियोस में देखती हूँ, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उस जो वो लड़की है उससे मुझे खुद को रिजेम्बलेंस मिलती है कि हाँ मैं भी थोड़ी बहुत उसकी तरह हूँ। वो लड़की मतलब चाइना के गांव में रहती है जहाँ पर ऐसे कुछ ज्यादा सुविधा नहीं है, तो भी वहां पर बैठकर वो यूट्यूब वीडियोस बनाती है, एडिट करती है, खाना बनाती है, फर्नीचर बनाती है, फार्मिंग करती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो वो लड़की वो नहीं करती है। सो शी इज द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी कि हाँ एक विलेज में भी रहकर वो, और उसके यूट्यूब वीडियोस पे लैक्स एंड क्रोर्स व्यूज है। सो वो अगर गांव में रहकर सब कुछ करते हुए, सब कुछ करते हुए वो अगर इतना आगे बढ़ सकती है, कर सकती है, तो कोई भी कर सकता है।
सो उसको मैं फॉलो करती हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है। जैसे कि गांव का अक्सर जो लड़कियां होती है, देखा जाता है कि उनके अंदर तो टैलेंट होता है, वो बढ़ना चाहती, करना चाहती है, लेकिन उनको फील्ड नहीं मिल पाता, वो मतलब बढ़ नहीं पाती हैं। तो उनको आप कैसे इंस्पायर करेंगे कि वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सके? क्योंकि गांव में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है, सुविधा नहीं होती, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। पेरेंट्स मतलब गांव का अधिकतर जो लोग होते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, उसको डिमोटिवेट करते हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, गाँव में शहरों के मुकाबले कम थोड़ी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जहाँ पे रही ये मोटिवेशन और क्रिटिसिज़्म की बात, तो वो गाँव, शहर, घर, ऑफ़िस कहीं भी है, क्रिटिसाइज़ आप कहीं भी होंगे, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि 10 के 10 लोग ही आपको मोटिवेट करें या आपकी तारीफ़ करें। तो सबसे पहली बात कि क्रिटिसिज़्म को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, ठीक है। किसी किसी के क्रिटिसाइज़ कर देने से आप कम या ज़्यादा नहीं हो जाते हैं। पहली बात तो वो। तो वो गाँव की लड़की हो या शहर की लड़की हो, ये चीज़ कोई भी फ़ॉलो कर सकता है। ये रही क्रिटिसिज़्म की बात। दूसरी बात रही फैसिलिटी की, तो हाँ, फैसिलिटी शहरों से गाँव में कम है, लेकिन फिर भी मतलब लाइक सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही बुक्स ही ऐसी एक चीज़ होती है जो आपको ऊँचाई पर ले जाती है। अगर वो आपको कुछ नहीं देती है, मान लीजिए आपने पढ़ाई करी, आपको कुछ नहीं मिला, आपको जॉब नहीं मिला, आपको नौकरी नहीं मिली आप जो चाहते थे, या आपने कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलती है नॉलेज। आपने पढ़ाई की तो आपको नॉलेज तो मिला, आपको उसका ज्ञान तो मिला कि हाँ, आपको आगे ज़िंदगी में क्या करना है। तो पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि पढ़ाई की सुविधा तो आजकल गाँव में भी आ गई है, तो पढ़ाई करें। पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ से आगे बढ़े या ना बढ़े, पढ़ाई से ज़रूर कुछ भी हो जाए, भले से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कपड़ों में, बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, अपने मेकअप्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, लेकिन पढ़ाई में, बुक्स में, किताबों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और जैसे एक और चीज, मोबाइल एडिक्शन, एक मोबाइल जैसे कि एडिक्ट बनाता है। अक्सर तो देखा जाता है कि एडिक्ट, हर कोई आज के समय में फोन का एडिक्ट है। फोन का एडिक्ट है मतलब फोन का कीड़ा ज्यादा है, वो फोन अधिकतर चलाते रहते हैं, उनकी दुनिया उन्हीं उतनी ही भर रहती है। एजुकेशन कम, फोन का एडिक्शन ज्यादा फोन रहता है। ज़्यादा। तो आप मतलब कि आप अपने स्टडीज को कैसे कंप्लीट रखी, और जो फोन का एडिक्शन है, क्या फोन का एडिक्ट बनाई कि या फोन को दूसरे तरीके से यूज की? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है और हमें इतनी ज़्यादा सुविधा मिल गई है कि हम सभी ऑलमोस्ट सभी थोड़ा बहुत फ़ोन से एडिक्टेड तो हो ही गए हैं। लेकिन उसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर आप फ़ोन से एडिक्टेड हो, तो उसको अच्छे वे में इस्तेमाल करो। लाइक एडिक्टेड है, आपको फ़ोन यूज़ करना है, आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, आपको वीडियोज़ बनाना है, आपको बात करना है, तो आप सही प्लेटफ़ॉर्म पे, सही मीडियम पे करिए। आपको बात करना पसंद है, तो आप वैसा फ़ील्ड चूज़ करिए। आप फ़ोन के माध्यम से आप बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप वीडियोज़, फ़ोटोज़ बना के डाल सकते हो। लाइक AAIMA ही है जो मैंने भी देखा, जिसके आप भी मेंबर हैं। उसमें भी आप डाल सकते हो, वो डालो, वो करो। आपको फ़ोटोज़ बहुत खींचना पसंद है, तो ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी के लाइन में जाइए। फ़ोटोज़ खींचिए, अपने काम करिए, उसको वेस्ट ना करिए। एडिक्शन है, उसको सही चीज़ों में। इंटरनेट है, आपको नॉलेज का भंडार है, आप नॉलेज गेन करिए, पढ़िए, ई-बुक्स मिलती हैं, ई-म्यूज़िक आती हैं, आप पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, अच्छी काम करिए। फ़ोन यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन फ़ोन को गलत चीज़ों में यूज़ करना बुरी बात है, अच्छी चीज़ों में यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अब दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मेरे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज आप लोग के साथ बातें करके, अपना लाइफ़ के बहुत सारे मोमेंट्स और ये सब चीज़ें शेयर करके। तो ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जैसे जो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं,
बडिंग एंकर्स हैं, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें सपोर्ट करें, ताकि ऑडियंस ही ऐसी एक चीज़ है जिनके वजह से हम अभी जो है वो होते हैं। और हम भी अपना 100% कोशिश करेंगे कि हम भी अपने ऑडियंस को सैटिस्फाई कर सकें, कुछ उन्हें वैल्यू दे पाएँ, कुछ उन्हें सीखने को मिले, उन्हें इंस्पायर कर पाएँ। तो ऑडियंस से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो सपोर्ट करें, वो समझें हमें, और वो भी सीखें, वो भी इंस्पायर हों, वो भी अपने मोटो को पूरा करें। चलिए श्वेता जी, हम अपने चैनल के माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी आगे बढ़ें और दूसरों के इंस्पिरेशन बने, दूसरों को सीख दें। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, और चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं मैडम। एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो अगर मेरा काम, मेरे क्रिएटिविटी अगर देखना चाहे तो वो मेरे पेज पर जाकर देख सकते हैं। मेरा पेज का नाम है श्वेताज़ आर्टिविटीज़। आर्टिविटीज़ इसलिए क्योंकि मैं वहाँ पे अपना कला का प्रदर्शन करती हूँ। तो श्वेताज़ आर्टिविटीज़ करके है, आप जाइए, आपको पसंद आए तो आप देखिए, फॉलो करिए, मैडम लास्ट लाइक करिए। मैडम एक छोटी सी सवाल हमारे जो है दर्शकों की तरफ से आई हुई है, हमारे अरुण जी की तरफ से, कि जो बिहार की महिलाएं हैं वो उनके लिए बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा मतलब कि बताएं कि जो बिहार की महिलाएं हैं वो भी कुछ करे, इन्फ्लुएंस करे और काफी इसमें अपनी योगदान दिखाए। इसके ऊपर मैं हमेशा ये पॉइंट मेरे हस्बैंड से भी डिस्कस करती हूँ कि आपने सुना होगा कि पंजाबी खाना बहुत टेस्टी लगता है, राजस्थानी डांस बहुत अच्छा लगता है, गुजराती ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, हम सब जानते हैं, हम सबने सुना है। बट ये क्यों नहीं आता है कि हाँ, बिहारी खाना भी बहुत अच्छा होता है, बिहारी कल्चर भी बहुत अच्छा होता है, ये भी तो आ सकता है उसमें। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो ये बिहारी कुजीन होता है, बिहारी खाना, वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही बढ़िया होता है। और उसमें बिहार की महिलाएं, जो भी माँ दादी ये लोग होती है, वो बहुत अच्छा बनाती हैं। तो उससे उन लोग क्या कर सकती है, एटलीस्ट बाकी कुछ नहीं तो उस फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया बनाती हैं। मैं बहुत शहरों में गई हूँ, मैं बहुत जगह रही हूँ, और मैंने हर जगह के खाने खाए हैं अच्छे हैं। पंजाबी खाना भी बहुत अच्छा लगता है, गुजराती भी, बट बिहारी खाने में भी अपनी एक बात होती है। तो मैं ये पॉइंट हमेशा हस्बैंड के साथ डिस्कस करती हूँ कि पंजाबी खाना का नाम आ गया, गुजराती खाने का नाम आ गया, सब चीज का नाम आ गया, बिहारी खाने का नाम क्यों नहीं आता है? सिर्फ लिट्टी चोखा क्यों? बाकी खाने क्यों नहीं? बाकी खाने भी एक से बढ़कर एक होते हैं। तो वो जो महिलाएं हैं वो खाना बनाए, रेसिपी शेयर करे, वीडियोस बनाए, शेयर करे, बहुत कुछ कर सकती है आजकल डिजिटल मीडिया में। आए तो अपने बच्चे को बोले कि हेल्प कर दो बनाने में वीडियो, तुम अपलोड कर दो, मैं बना रही हूँ, तुम अपलोड कर दो। ऐसे बहुत कुछ कर सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको लाइक्स, थाउजेंड्स व्यूज आएंगे, जरूरी नहीं है, नहीं चाहिए, बट आप अपना कला तो प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये इसमें तो मैं जी हमेशा, सबसे बड़ी अच्छा वो चीज है आपके कि कब मीडियम से मैं ये जी पॉइंट रख सकी। मैं हमेशा इस बात को सोचती थी हमेशा। कभी आप बिहार की लिट्टी चोखा की स्वाद ली हैं कि नहीं ली हैं? हमारे दर्शकों का सवाल है कि कभी आप बिहार आई हैं तो लिट्टी चोखा खाई हैं कि नहीं? बिहार का लिट्टी चोखा मैंने बिहार में नहीं, लेकिन मैंने बाहर में खाया है, क्योंकि वो बहुत फेमस है। तो मैंने दिल्ली में खाया था, बहुत 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 जी बढ़िया लगता है। जी। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं और अगले फिर से आपके हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे साथ दोबारा प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से मौका दें। तो इसके लिए आज बिल्कुल के बिल्कुल, बहुत बहुत प्रोग्राम को हम लोग धन्यवाद। यहीं पे करते थैंक यू हैं। सो मच आप लोगों को फॉर हैविंग मी हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, ओके, इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत